गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने चलवासी पशुचारण और इसमें कृषि और व्यापारिक पशुपालन के बारे में हमने थोड़ा सा अध्ययन किया था। व्यापारिक पशुपालन में हमने इतनी बातों का अध्ययन तो कर लिया था कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है या फिर ये कौन से जो है भौगोलिक दृष्टि से कौन से दो भागों में की जाती है। एक तो है उष्णकटिबंधीय और एक है शीतोष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जो 0 डिग्री के 15-20 डिग्री नॉर्थ में और 15 डिग्री साउथ का जो एरिया आता है वो उष्णकटिबंधीय आता है, और शीतोष्णकटिबंधीय है वो 40-45 डिग्री से लेकर के 60-65 डिग्री तक नॉर्थ में और 40-45 से लेकर के 60-65 डिग्री साउथ में। ये दोनों क्षेत्र है वो उष्ण सवाना और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। जो घास के मैदान है इनमें ये खेती की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं समशीतोष्ण घास के क्षेत्र। समशीतोष्ण घास के क्षेत्रों में देखो, सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका का पशुपालन। इसके अंतर्गत पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा का प्रियरी प्रदेश तथा उत्तरी मेक्सिको आदि है। यहाँ पर अंगोरा बकरियां भी पालन किया जाता है, बकरियों का पालन भी किया जाता है। प्रमुख घासों में ग्राम और बोफ्लो एवं बंच ग्रास आदि की प्रमुखता से पाई जाती है। कौन कौन सी घासें पाई जाती है यहाँ? ग्राम, बोफ्लो एवं बंच ग्रास आदि पाई जाती है। और इनके क्षेत्र कौन से हैं जो उत्तरी अमेरिका में? उत्तरी अमेरिका में है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के प्रियरी मैदान, ये देखो प्रमुख है। कौन सा प्रमुख है? कनाडा के प्रियरी मैदान। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं समशीतोष्ण घाट के जो प्रियरी मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आंसर में लिख देना उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा है वो है हमारा दक्षिणी अमेरिका। इसके अंतर्गत अर्जेंटीना का पंपास जो उत्तम चारागाह के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना विश्व का 1/3 गोमांस निर्यातक देश है। यूरुग्वे तथा दक्षिण ब्राज़ील आदि भी प्रमुख देश है जहाँ पर व्यापारिक पशुपालन खेती की जाती है। तो जो हमारा उत्तरी अमेरिका में प्रियरी घास का मैदान था और दक्षिणी अमेरिका में हमारा जो समशीतोष्ण घास का मैदान रहेगा वो पंपास। और कौन से देश में पाया जाता है ये प्रमुखतः? अर्जेंटीना में। और अर्जेंटीना विश्व में जो गोमांस निर्यात होता है उसका 1/3 भाग अकेला स्वयं अर्जेंटीना करता है। और विश्व में गोमांस निर्यात में प्रथम स्थान किसका है? अर्जेंटीना का है। उस यहाँ के जो क्षेत्र हैं उनमें प्रमुख घासें हैं वो है अल्फाफा, सब्बाडिला, सूडान और राई। ये प्रमुख 4 प्रकार की घासें हैं वो यहाँ पाई जाती है दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में देखते हैं हम ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या यहाँ की जनसंख्या से कई गुना अधिक है। पशुपालन से संपूर्ण निर्यात का 60% प्राप्त होता है। ऑस्ट्रेलिया को विश्व की लगभग 46% ऊन तथा 29% गोमांस निर्यात करने का श्रेय प्राप्त होता है। मैंने पहले ही बताया था जब हमने व्यापारिक पशुपालन की विशेषताएं पढ़ रहे थे तो इनके क्षेत्र में पशुपालन की या पशुओं की भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे मैंने बताया था कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में तो गोमांस पे ज़्यादा या गोवंश पे जो गाय पालन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भेड़ बकरी इस पालन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो विश्व की कुल ऊन का लगभग 46% ऊन और गोमांस का लगभग 29% गोमांस निर्यात करने का श्रेय किसको जाता है? ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड को, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया प्रमुख है। न्यूजीलैंड विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है।
हाँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है, तो कौन सा है, न्यूजीलैंड। यहाँ के 90% भूभाग पर घास के मैदान है और 90% आय पशुपालन पदार्थों के निर्यातों से प्राप्त होती है। विश्व में भेड़ के मांस तथा मेमनों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यात है वो न्यूजीलैंड का होता है। किसका होता है, न्यूजीलैंड का। गाय मांस में जो पहला स्थान है वो अर्जेंटीना का है और भेड़ मांस में जो पहला स्थान है वो है न्यूजीलैंड का। और मेमनों का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है, न्यूजीलैंड ही है, जो भेड़ मांस का भी निर्यात करता है प्रमुखता से। इसके अलावा क्वींसलैंड तथा न्यू साउथ वेल्स में ब्रिगोल्स नामक वनस्पति के अधिक उगने के कारण चराने लायक घास की कमी पड़ी जा रही है। मतलब अब धीरे धीरे ब्रिगोल्स नाम की कोई वनस्पति है वो उग जाने के कारण धीरे धीरे जो घास चराने लायक जो ग्रास है उसमें धीरे धीरे कमी पाई जा रही है। उसके बाद में देखो आप दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में प्रमुखता से हैं अफ्रीका, और अफ्रीका में कराकुल भेड़ों पालन की जाती है और यहाँ पर प्रमुखता से मोहेर, बकरी और गाय पालन भी किया जाता है। उसके बाद में देखो हमने समशीतोष्ण कटिबंध के जो घास के मैदान है उनमें जो वाणिज्यिक या व्यापारिक पशुपालन किया जाता है उसका हमने अध्ययन कर लिया था, यह विस्तृत चर्चा भी हो गई थी उस पर। अब दूसरा देखते हैं सवाना प्रदेश में पशुपालन। कौन से में, सवाना प्रदेश में। ऑस्ट्रेलिया के सवाना, ओरिनिको घाटी के लानोज, ब्राज़ील के कंपोज एवं ग्रान चाको तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में पशुपालन होता है। इन क्षेत्रों में गाय बैल अधिक मात्रा में पाले जाते हैं क्योंकि यहाँ घासें लंबी और कड़ी होती है। इसके कारण यहाँ पर पशुपालन पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया जाता है। किसमें, सवाना प्रदेशों में। अब देखो सवाना प्रदेशों में हम देखते हैं अफ्रीका में सवाना प्रदेश जो सवाना घास के मैदान है। ओरिनिको में लानोज प्रमुख घास के मैदान है। ब्राज़ील के कंपोज, ग्रान चाको और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भागों में भी पशुपालन किया जाता है प्रमुखता से। हाँ, इसमें जो हमने समशीतोष्ण घास के जो मैदान पढ़ रहे थे जिनमें व्यापारिक पशुपालन पढ़ रहे थे हम, उसमें मैं भूल गया, थोड़ा सा बीच में छूट गया था। दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड घास के प्रमुख मैदान है जहाँ पर जो पशुपालन है वो प्रमुखता से किया जाता है। उसके बाद में जो अन्य विशेषताएँ वो है इस कृषि की, व्यापारिक पशुपालन विश्व के उन भागों में विकसित हुआ है जहाँ पश्चिमी सभ्यता के लोग एवं शुष्क अर्धशुष्क प्रदेशों का संयोजन मिलता है। ठीक है। दूसरी इसकी जो विशेषता है अन्य विशेषताओं में, निजी चारागाहों को चारों ओर से घिरे रहते हैं, उन्हें रेंच कहते हैं। क्या होते हैं, निजी चारागाह है होते हैं वो चारों ओर से घिरे रहते हैं और इन निजी चारागाहों को क्या कहते हैं, रेंच कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है रेंच क्या है, तो लिख देना निजी चारागाह है जो चारों ओर से तारबंदी से घिरे होते हैं, उन्हें हम सामान्य भाषा में क्या कर सकते हैं, रेंच कह सकते हैं। उसके बाद में जो हमारी तीसरी विशेषता थी अन्य विशेषताओं में वो है व्यापारिक पशुपालन कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में ही मिलता है। क्यों, ये इसका क्या कारण है कि व्यापारिक पशुपालन है वो कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में मिलता है। क्यों, क्योंकि जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ व्यापारिक पशुपालन की जो खेती है वो न करके कौन सी खेती करेंगे, जीवन निर्वहन की खेती पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। क्योंकि खाने पीने के लिए जो अनाज या धान उगाया जाता है वो फिर गहन निर्वहन कृषि में उगाया जाएगा जहाँ पर क्षेत्र कम रहेगा और लोग ज़्यादा रहेंगे।